हेलो स्टूडेंट्स, परिभाषा प्रकरण के वीडियोस में आज हम कुछ परिभाषा के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में काफ़ी सारी परिभाषा प्रकरण की परिभाषा हैं जो वो कवर हो गई हैं। लास्ट वीडियो में हमने वीर्य, रस, भेद और दोष गति के ऊपर वीडियो बनाया था। इसके आगे के जो वर्ड हैं उसमें है विपाक। विपाक जो है ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो वी प्लस पक्ष भावे कर्मणि व घय प्रत्यय से ये शब्द बना है। विशिष्टः पाकः विपाकः। विशिष्ट पाक मतलब स्पेशल जो डाइजेशन होता है वो विपाक कहलाता है। जाठ्रेन अग्निना योगा द्वितीय रसांतरम रसानाम परिणामन्ते सा विपाक इति स्मृता। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। परिणाम लक्षण विपापा ये आपको याद होनी चाहिए। तो क्या बोले हैं, जाठ्रेन अग्निना। जाठ्रेन मतलब जठर अग्नि, मतलब कि आपका जो पेट है उसमें जो पचन क्रिया हुई उसके बाद रसांतरम, उसके बाद जो रस का परिणाम होता है उसको विपाक कहते हैं। ठीक है। परिणाम लक्षण, परिणाम मतलब डाइजेशन, आपका आपने आहार लिया उसका अंतिम परिणाम मतलब कि वो आपके लिए कहाँ कहाँ बेनिफिट हो रहा है वही विपाक है। वहीं से ही विपाक का पता चलता है हमको। ठीक है। हमने आहार लिया, आहार रस का जठराग्नि से संयोग होकर आहार परिणाम के अंत में उत्पन्न रस को एवं प्रक्रिया को विपाक कहते हैं। इसे मेटाबॉलिक टेस्ट भी कह सकते हैं। विपाक ग्रहणी से शुरू होता है या 3 प्रकार का होता है। मतलब आपने आहार लिया वो आपके स्टमक में गया, कुछ चीज़ें स्टमक में हुई, दैट इज़ नॉट विपाक। स्टमक से बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पर कोई डाइजेशन हुआ, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, कुछ वहाँ डाइजेशन हुआ, फिर जाके वो लिवर में जाके कुछ चीज़ें प्रॉब्लम, कुछ प्रोडक्ट वहाँ पर क्रिएट होते। तो ये जो सब प्रोसेस है लास्ट की बात की, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पर एसिमिलेशन होना, वो सब विपाक के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सब आपका फिजियोलॉजी के टॉपिक्स हैं। हम तो आपको यहाँ पे परिभाषा के माध्यम से पढ़ा रहे हैं बस। तो 3 प्रकार का हो गया, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। मधुर विपाक किन किन चीज़ों का होगा? मधुर और लवण रस वाली जो भी आहार और औषधि होंगे वो अल्टीमेटली कैसा विपाक बनाएंगे? मधुर विपाक। अम्ल विपाक क्या होगा? अम्ल रस युक्त आहार और औषध का होगा। कटु विपाक किसका होगा? कटु तिक्त कषाय आहार और औषधि का कटु विपाक होगा। कोई भी जो द्रव्य हम भोजन में लेते हैं वो किसी न किसी रस के युक्त होता है और उस रस का अंतिम परिणाम क्या होगा वही विपाक है, और उसी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। चरक संहिता में इसे निष्ठापाक कहते हैं। इससे धातु पोषण में धातु मल पैदा होते हैं, यही अनुमान से जाना जाता है। विपाक का भी प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे आपका पेट में खाना पच रहा था तो आपको डकार आया, आपको जलन हुआ, आपको कैसा लग रहा है वो पता चल जाता है, लेकिन विपाक को कभी हम प्रत्यक्ष, अनुमान से पता चलता है। जैसे कि आपने 1 महीने तक कोई चीज़ खाई, अब आपका वजन बढ़ा तो एक अनुमान से कि आपने ऐसा मधुर विपाक वाला आहार लिया होगा इसलिए आपको पुष्टि हुआ। वजन कम हो गया तो आपने ये आहार लिया होगा, आपको ये परेशानी हुई तो आप, ये अनुमान से जानने वाली चीज़ होती है। अपवाद स्वरूप कुछ औषध आहार रस अकॉर्डिंग विपाक नहीं होते हैं, जैसे शुंठी और आंवला। तो कुछ चीज़ें क्या रस के अनुसार विपाक नहीं करती। जैसे हमने बोला कि मधुर और लवण रस का विपाक ही मधुर विपाक होता है, लेकिन शुंठी तो अपने आप में तीखी होती, कटु होती, लेकिन उसका विपाक फिर भी मधुर होता है। आंवला अम्ल रस युक्त होता है, फिर भी उसका विपाक मधुर होता है। तो कुछ औषधियाँ अपवाद स्वरूप हैं जो हमें चिकित्सा में बहुत उपयोग करती हैं कि आप इसका प्रयोग औषधीय रूप में करते हैं, तो इसलिए इनको मात्रा ज़्यादा भी प्रयोग नहीं की जाती है। तो ये विपाक होता है। विपाक इज द पार्ट ऑफ द डाइजेशन, दिस इज द एंड part of the digestion, or after that we will get the what is the result, what you taken the food with last few days, few months, whatever you can accordingly time judge. So this is all vipak. नेक्स्ट आपके टॉपिक में जो वर्ड है वो है कार्य कारण भाव। इट इज़ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक। कार्य कारण भाव, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पदार्थ विज्ञान। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन संहिता, बट यहाँ पर हम इसको परिभाषा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। वो क्या है? कार्य और कारण भाव एक आयुर्वेद का सिद्धांत है। सांख्य दर्शन में इसे सत्कार्यवाद कहते हैं। ठीक है। तो कार्य प्लस करण प्लस भावा, ये 3 शब्द हुए। कार्य किससे बना है? क्र कर्मणि व्यत से। करण किससे बना है? क्र णिच और लिट प्रत्यय से। और कार्य बना है कार्यते अनिति कारणम से। इसका जो श्लोक है वो क्या? न्याय हेय को वर्तते भावो वर्तते नापे हेतु का शीघ्रगत्वात् स्वभावात् भावो न व्यति वर्तते। कार्य मीन्स होता है प्रभाव, करण मीन्स होता है हेतु, कार्य कारण भाव होता है हेतु से ही कार्य संभव होता है। तो इसमें क्या बता रहे हैं? वो 3 प्रकार के कारण बता रहे हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त। क्योंकि सबसे पहले है कारण। कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व कारण में रहती है। ठीक है। तो ये जो कारण है इन्हीं में ही पहले से सत्ता रहती। सत्ता मतलब कि एग्जिस्टेंस होता है। कोई चीज़ अगर एक उसका प्रोडक्शन होना है तो पहले से वो किसी ना किसी फॉर्म में नेचर में रहती है, ये कहने का मतलब है। इसके लिए 2 संबंध हैं। इसमें बताया है कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व कारण में रहती है नहीं, इसको मानने के लिए 2 प्रकार के प्रिंसिपल हैं, सत्कारवाद और सत्कारवाद। कार्य कारण भाव है वो सत्कारवाद है कि कार्य जो है वो कारण के अनुसार ही होता है।
कार्य का कारण पहले से ही रहता है। कोई कार्य किसी भी कारण से उत्पन्न होता है। कारण कार्य की अव्यवस्था है, जब तक वह व्यक्त होता है तब कार्य होता है। कारण में कार्य अव्यक्त अवस्था में रहता है, जैसे ही वो व्यक्त अवस्था में आता है तो कारण कार्य में कन्वर्ट हो जाता है। कारण के अनुसार ही कार्य होता है। भाव पदार्थ बिना हेतु के नहीं होते, इनकी उत्पत्ति में कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर बनी है और वो इस प्रकृति में है तो वो कहीं ना कहीं पहले से अपने कारण में पहले विद्यमान थी। सांख्य दर्शन इस सिद्धांत को सत्कारवाद कहता है। सत्य रूप कार्य बीज रूप में कारण में पूर्व से ही रहता है। कार्य के लिए उपादान कारण का ग्रहण होता है। जिस कार्य का जो कारण होता है वह उसी से उत्पन्न होता है। शक्तिमान कारण ही कार्य को उत्पन्न कर सकता है। ये कुछ उन्होंने फैक्टर दिए थे, उसके लिए एग्जाम्पल दिए, जैसे कि बालू में से तेल नहीं निकल सकता क्योंकि उसमें तेल है ही नहीं पहले से, तो रेत में से कैसे तेल निकलेगा? तिली में से ही तेल निकलेगा क्योंकि उसमें तेल पहले से। तो इस चीज़ों को लेकर उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं अपने तथ्य को पुष्टि करने के लिए कि नहीं, सत्कारवाद मतलब कि कार्य पहले से ही कारण में रहता ही है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत, लेकिन चूंकि मैंने परिभाषा प्रकरण से बनाया है, उसी को दृष्टि में रखते हुए बनाया है, तो मैंने उसी हिसाब से लिखा है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से तैयार करिए। ब्रीफली लिखने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है, पर सत्कारवाद का अपना एक श्लोक है, आप उसको लिखिए, सांख्य दर्शन का, उसके फिर टॉपिक्स को डिटेल में लिखिए। पर संस्कृत के लिए इतना लिखना काफ़ी सफिशिएंट होगा कि आप इनकी सबकी निरुक्ति, इसकी परिभाषा लिखिए, फिर इसको डिटेल में यहाँ पर वर्णन करिए। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्रोतस। तो चैनल्स, श्र और गतव से स्रोतस बना हुआ है। श्रवणात् स्रोतांति, ये इसकी निरुक्ति है। स्रोतांसी खलु परिणामात् पाद्यमानानां धातूनां अविवाहिनी भवन्ति अयनार्थे। इसका क्या मतलब होता है? स्रोत परिणाम प्राप्त धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले होते हैं। पुरुष में सभी भाव बिना स्रोतों के उत्पन्न नहीं होते हैं। स्रोतों का समुदाय पुरुष स्रोत 13 प्रकार के बताए हुए हैं। मतलब कि स्रोतांसी, स्रोत क्या है? खलु, निश्चित रूप से, परिणाम आपापाद्यानाम धातुनाम, जो परिणाम को प्राप्त हो चुकी धातु। परिणाम प्राप्त मतलब आफ्टर डाइजेशन जो आपका प्रोडक्ट रेडी हो चुका है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रही है। किस लिए? उस चीज़ की पुष्टि के लिए। मांस धातु के लिए मांस रस की आवश्यकता है तो वो ले जा रही है, रक्त के लिए, तो जो चीज़ों की जहाँ जरूरत है उसको ले जाने के लिए जो चैनल्स होते हैं वो स्रोत कहलाते हैं। इसका जो डेफिनेशन दूसरा है वो क्या है? मूलात खादांत, ये सुश्रुत का डेफिनेशन, मूलात खादांतरम देहे प्रशुतम तय वाह्यते श्रोतांसि विज्ञेयम श्राद्धमनि विवर्जितम। मूलात खादांतर मतलब मूल से, आपकी नाभि से जो देह पूरे देह में प्रशत हो रहे हैं उनको श्रोत बोलते हैं। ये श्रोत शिरा और धमनी से अलग है, इनको श्राद्धमनि नहीं माना जाए। किसी अंग के मूल से निकलकर संपूर्ण देह में फैलने वाले जो रसादि का वहन करते हैं एवं सेवाधमनी से अलग है वह स्रोत कहे जाते हैं। स्रोत 64 प्रकार के चैनल हैं जो धातु आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। इनका नाम उसमें प्रवाहित होने वाली धातु द्रव्य के आधार पर होता है। मतलब उसमें जो चीज़ सर्कुलेट हो रही है, जैसे रक्त हो रहा है तो रक्तवय स्रोतस, अस्थि हो रही तो अस्थिवय स्रोतस, मूत्र हो रहा तो मूत्रवय स्रोत, ऐसे उसके नाम हो जाते हैं। एक धातु कुपित होकर अपने स्रोत को दूषित कर देती है। स्रोत पहले सबसे पहले धातु से ही दूषित होते हैं अपने द्वारा। स्रोत दूषित होकर दूसरे दो स्रोतों को और धातु को दूषित करते हैं। उसके बाद दूसरी स्रोत और दूसरी धातुएं दूषित होती हैं, दूसरी स्रोतों को दूषित करते हैं। 13 स्रोतों के नाम क्या क्या है? प्राणवय, उदक, अन्न, मूत्रवय, पुरुषवय, श्वेदवय, रसवय, रक्तवय, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्रवय। जिस धातु का जो स्रोत होता है वह उस धातु के समान वर्ण का होता है। गोल, मोटे हो सकते हैं, सूक्ष्म हो सकते हैं, लता के समान हो सकते हैं, अधिक पतले हो सकते हैं। ठीक है, ये अनेक प्रकार से कुपित होते हैं। अलग अलग धातुओं के अलग अलग वर्णन है। मैंने यहाँ उसका श्वेतवय का लिखा है। अधिक व्यायाम, धूप सेवन, अनुचित आहार विहार करने से दुष्ट होते हैं। तो सभी, अब आपको इससे ज़्यादा मान के 10 नंबर का स्रोतस की परिभाषा ही आ गई, तो क्या करेंगे? इन 13 स्रोतस का डिटेल में वर्णन कर देंगे वहाँ पर साथ साथ में। अगर नहीं आती है तो सिर्फ इतना स्रोतस में लिखना सफिशिएंट होगा। मैंने यहाँ 13 स्रोतस का वर्णन नहीं किया है क्योंकि परिभाषा की दृष्टि से वो कहीं से कहीं तक अप्रोप्रिएट नहीं था। वो आपका अलग से टॉपिक है, उसको आप वहाँ लिखिएगा। यहाँ के लिए इतना सफिशिएंट है। लेकिन यदि फिर भी ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है तब आपको उसमें ये चीज़ को इन्वॉल्व करना है। इसी के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट है कोष्ठ। कोष्ठ का क्या है? कुश ग निष्कर्षे उशी कुशी गति भ्यम स्थनम कुच्छी मध्यम। ये इसका वर्ण कैसे बना वो है। कोष्ठ पुनर् आम पक्वाशय आश्रय। कोष्ठ किसको बोलते हैं? आमाशय पक्वाशय के आश्रय को बोलते हैं। अंत कोष्ठो महाश्रोत आम पक्वाशय आश्रय। स्थानानाम अग्नि पक्वानाम मूत्रश रुद्रश्य च हृदय उंडो का फुफ्फश कोष्ठ यदि वेदित। कोष्ठ किसे बोलते हैं? अग्नि के स्थान को, पक्कों के स्थान को, मूत्र आदि के स्थानों को बोलते हैं। अब इसका हिंदी मीनिंग ये यहाँ पर लिखा है। कुक्षी का मध्य भाग कोष्ठ कहलाता है, पहली बात। कोष्ठ में आमाशय और पक्वाशय के आश्रय हैं, दूसरी बात। अंतः कोष्ठ को में महाश्रोतस, आमाशय, पक्वाशय, अग्निस्थान, मूत्र, रुधिर स्थान, हृदय उंड, फुफ्फुस रहते हैं। तो कोष्ठ मतलब क्या है? कोष्ठ एक ऐसा प्लेस जहाँ पर ऑर्गन्स रहते हैं।
कोष्ठ एक चार दीवार के समान रचना है जिसमें विभिन्न अंग एक दूसरे के पास एक दूसरे के काम में सहयोग करते हुए रहते हैं। अंतःकोष्ठ में यहाँ पर महास्रोतस मीन्स एलिमेंट्री कैनाल के सभी ऑर्गन आ जाते हैं। इन सभी अंग जिसमें आश्रय करके रहते हैं वह कोष्ठ कहलाता है। कोष्ठ सभी अंगों को निश्चित स्थान प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, आघात से बचाता है। यह शरीर रचना एनाटॉमी का वर्णन है। शरीर क्रिया अनुसार कोष्ठ 3 होते हैं। कौन कौन से कोष्ठ होते हैं? ये हमने जितना भी वर्णन किया वो 3 एनाटॉमी का था कि मूत्रवय, रक्तवय, ये सब। अब 3 कोष्ठ जो फिजियोलॉजी के आधार पर है वो क्या है? मृदु कोष्ठ, अक्रूर कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ। तो मृदु कोष्ठ कौन सा होता है? पित्त की अधिकता वाला होता है। या सुब्रेच, सुब्रेच मतलब कि तुरंत इसका पेट लूज हो जाता है थोड़ा सा भी कुछ खाने में आया तो। मध्यम कोष्ठ क्या है? समान दोषों वाला मध्यम कोष्ठ होता है। क्रूर कोष्ठ क्या है? वायु और कफ की अधिकता वाला कोष्ठ क्रूर होता है। ये इसको बहुत कठिनता से इसका पेट में विरेचन होता है। तो ये इस तरीके से कोष्ठ है कि कोष्ठ का एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली 2 एस्पेक्ट से मैंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो आपको ये सारे डेफिनेशन से आप याद करिए, फिर लिखिए, फिर उनका वर्णन करिए। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने कोष्ठ को, विपाक, कार्य कारण भाव और स्रोतस को कंप्लीट किया है। इसके आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट जो परिभाषा प्रकरण के टॉपिक रह गए उनको कवर करेंगे। और आप सभी लोग इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जिन बच्चों को ज़रूरत है पर्टिकुलरली उनको ज़रूर इन चीज़ों को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।